नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेंड इन्फो में। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी, जो कि हमारा इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। फिर हमारी ये पूरी यूनिट जो कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाला है, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, और कल से हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस 15 फ़ैब से पहले करा दिया जाए। एंड दूसरी चीज़, इस जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, वो है इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए, इसमें जो हमारी बात की गई है वो दो चीज़ के रिगार्डिंग की गई है। एक तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है वो ये भी है कि जब बच्चे स्कूल से घर आता है तो कैसे जो घर का एटमॉस्फेयर है उसको, बच्चे की जो स्कूलिंग है, बच्चे ने जो स्कूल में पढ़ा है उसको घर पे किस तरीके से टेक ओवर किया जाए। एंड दूसरी चीज़ हमारी ये कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड, जब मतलब स्कूल वगैरह बंद थे, तो किस तरीके से पूरी पढ़ाई बच्चों की घर पे ही हुई थी। आपके ऑनलाइन असेसमेंट हुए, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, ऑनलाइन सब कुछ आपका ऑनलाइन चला था। तो उस ड्यूरिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की, वो क्या क्या होनी चाहिए थी और क्या क्या रही थी, उसी के रिगार्डिंग आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अब हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। देखिए, पीडीएफ हमारी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। पहले इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, तो हिंदी वाले परेशान ना हो, क्योंकि मैं बोलती हिंदी में ही हूँ, भले ही सामने इंग्लिश लिखी हो। देखिए, पहला जो हमारा है कि प्रिंसिपल फॉर सपोर्टिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ लर्निंग एंड चिल्ड्रन वेल बींग। प्रिंसिपल मतलब कौन सी वो सिद्धांत हैं जो बच्चे की जो पढ़ाई है वो कॉन्टिन्यू चलती रहे, उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, एक पापा है जो अपनी बच्ची के साथ में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिसके थ्रू उसके लिए कुछ सिखा रहे हैं। मे बी काउंटिंग हो सकता है या फिर कलर डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चे को ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखिए, पहला जो हमारा प्रिंसिपल आता है बच्चों, वो है क्रिएट अ सेफ, एंगेजिंग एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट। मतलब कि क्या करना, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है आपको घर पे कि बच्चा क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें एंगेज रहे, एक्टिविटी बेस्ड जो एक तरीके से, जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाए। जैसे कि क्रिएट अ फ्लेक्सिबल बट कंसिस्टेंट डेली रूटीन। अब ये चीज़ आपको करना, ये नहीं बच्चे ने एक हफ्ते में एक दिन छोड़ के बच्चा 10-10 मिनट पढ़ता है, तो वो वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, एक डेली रूटीन बच्चे का बनाना है कि बेटा तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है, फिर तुम 1 घंटे खेल सकते हो। इस तरीके से क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और साथ में क्या होगा, बच्चा डेली पढ़ाई भी करता रहेगा, तो दोनों चीज़ें मैनेज रहेंगी। हम ये भी नहीं कर सकते कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाई करनी है और उसको सिर्फ पढ़ाई की ओर झुका दिया, बाकी जो अदर एक्टिविटी होती हैं उससे हटा दिया। तो क्या करना है, एक आपको कंसिस्टेंट डेली रूटीन को बनाना है जिससे बच्चा उस रूटीन को फॉलो करे। और वो रूटीन ऐसा होना चाहिए फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है कि जिसमें पढ़ना लिखा हो। फ्लेक्सिबल का मतलब आप लोग समझते हैं ना, कि जिसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई भी करा जा सके। दूसरा हमारा पॉइंट आता है बच्चों, सेट असाइड टाइम टू स्पेंड विद ईच चाइल्ड। आपके जितने भी बच्चे हैं, एक तो जो भी होते हैं 2-3, तो उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। किसको, पेरेंट्स को, जिससे क्या हो, बच्चे के मन में क्या चल रहा है ये पेरेंट्स जान पाएँ। आजकल क्या होता है, बिजी लाइफ इतनी ज़्यादा होती है, जब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं तो भी वो अपने बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। बच्चों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, बच्चे अपनी दुनिया में परेशान है और माँ बाप मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी इसकी कभी कभार वजह हो सकती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना है। देखिए, इस टॉपिक में जो हम आज पढ़ रहे हैं कोई अलग से बातें नहीं है, जो भी हम जनरली सिटी में पढ़ते हैं वही सारी बातें घुमा के कही जाएंगी। देखिए, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज मतलब कि अच्छी भाषा का उपयोग करना। अब बच्चा अगर घर में देखता है कि कोई ऐसा है जो बैड लैंग्वेज या फिर अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा कि उन्हीं जो बैड लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करना सीखेगा। वहीं एक फैमिली में ऐसा है जहाँ सब लोग प्यार से रहते हैं, बोलते हैं, आपस में मेल भाव है, तो बच्चा की जो लैंग्वेज होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे कुल मिला के गुड एनवायरनमेंट की बात हो रही है। फिर बी एन एम्पैथेटिक लिसनर, मतलब आपको प्यार से बच्चे की बात सुननी है, ऐसा नहीं है। डिसाइड टू डू अ फैमिली एक्टिविटी एवरी डे वेयर एंड एवरीवन पार्टिसिपेट। और कोशिश करनी है कि डेली क्या हो, एक फैमिली एक्टिविटी हो जिससे क्या हो, फैमिली के सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो। इससे क्या होता है, इससे मेल भाव बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, आपस में जो बॉन्ड है फैमिली का वो और स्ट्रांग होता है। और आपको एक
एम्पैथेटिक लिसनर बनना है, मतलब कि कैसा लिसनर जो अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। ये नहीं बच्चा स्कूल से आता है या फिर जो भी है, बच्चा आपको अपनी बात बता रहा है और आपका काम क्या है, आप दूसरे के काम में इन्वॉल्व हो। इससे क्या होता है, बच्चे को लगता है कि आप उसकी बात को सुनने के लिए एक्टिव नहीं हो, फिर दोबारा वो आपसे कहने भी नहीं आएगा। इसलिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना है। फिर तो जो हमारा बच्चों सेकंड प्रिंसिपल आता है, वो आता है यूज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन। देखिए, हमने जो पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ा था उसमें हमने डिसिप्लिन के बहुत सारे टाइप पढ़े थे कि एक होता है तानाशाही वाला, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है गुड। तो इसमें हम उसी को लेकर कुछ बातें होंगी। देखो, पहला है व्हेन चिल्ड्रन मिसबिहेव टेक अ पॉज एंड रीडायरेक्ट देम टू अ डिफरेंट एक्टिविटी। मतलब जब बच्चा कोई गलती करता है या कोई बुरा बिहेव करता है तो आपको क्या करना है, वहीं पे उसको रोकना है और उसको जो उसकी एनर्जी है, जो उसका पोटेंशियल है, जो वो अपने गलत काम में यूज़ करता है या मिसबिहेव में, उसको एक डिफरेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। माना कि बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपने क्या किया, बच्चा चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा है या फिर मतलब कोई भी आक्रामक बिहेव कर रहा है, कुछ भी आप समझ सकते हो बैड बिहेव में, जो भी आप एज्यूम करना चाहो, तो आपने उस समय क्या किया, उस बच्चे को उस चीज़ से हटा के कुछ ऐसा टास्क दिया जिससे बच्चे की सारी वो एनर्जी है उसका गुड यूज हो जाए। देखिए, दूसरा पॉइंट आता है हमारा ट्राई एंड कैच अर्ली साइन ऑफ बैड बिहेवियर। यानी कि जब आपको लगे कि आप, ऐसा तो है नहीं कि बैड बिहेवियर बच्चा एक साथ सीखता है, धीरे धीरे उसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग की जो पॉइंट है, अगर वहीं पे कंट्रोल कर लोगे आप, तो क्या होगा, बच्चा उतना बैड बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कही है कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि बच्चा क्या है, बुरी हैबिट्स को सीख रहा है या बुरा बिहेव कर रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करो, वरना बाद में वो एक बड़ा रूप लेंगी तो आपको उसको टैकल करने में दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि तब तक बच्चा उन बुरी आदतों का आदी बन चुका होगा। तीसरा है यूज़ कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज़ बेटर देन हिटिंग और शाउटिंग एट चिल्ड्रन। देखिए, आमतौर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं जब वो कोई गलती करता है। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर गुस्सा बढ़ता है और ज़बरदस्त वाला। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, आपको बच्चे को प्यार से बुला के उसको, वो जो वो गलती करता है उस गलती के रिजल्ट क्या हो सकते हैं वो आपको समझाना है। जब आप प्यार से बच्चे को डील करती हो ना, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझता है, बजाय उसके कि आप उसको चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो। इससे क्या है ना, वो और निगेटिव होगा। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बच्चा अगर गलती करे तो उसको प्यार से समझाओ, बजाय उसको डांटने मारने से कुछ नहीं होता, बच्चा और निगेटिव बनेगा और उस गलती को वो अगली बार दोबारा छुप के करेगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिसिप्लिन। तीसरा बच्चों हमारा प्रिंसिपल आता है, वो है हैव फन विद चिल्ड्रन। मतलब कि आपको क्या करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखनी है जिससे बच्चा मज़े कर पाए, मतलब उसका थोड़ा इन्जॉयमेंट हो पाए। अब ये जो हमारी बात है, देखिए, इसको आपका एग्जामिनर कोविड के रेफरेंस में भी पूछ सकता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे पूरे टाइम घर पे रहे हैं 24-24 घंटे, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट उनकी माइंड पे ना रहे, उसके लिए उनके घर में एक पॉजिटिव डिसिप्लिन होना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, हैव फन विद चिल्ड्रन, इसमें क्या आता है, व्हेन चिल्ड्रन मिसबिहेव, जब बच्चा गलती करता है, टेक अ पॉज, वही वाली। चौथा प्रिंसिपल बच्चों हमारा आता है कि हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर चाइल्ड। मतलब कि आप अपने बच्चों से वास्तविक आशा करें। ये वरना आज का क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। बच्चा क्लास 8 में आया नहीं और उसके दिमाग में डालते हैं मेरा तुमको IIT करना है, तुमको ये करना है, वो करना है, मतलब हाईली एक्सपेक्टेशंस रखना, उस पर बचपन में ही इतना सारा बोझ डाल देना। देखो, कहना गलत बात नहीं होती कि आप उसका माइंड सेट करते हो, बट हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना बच्चे को अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, प्रेज योर चाइल्ड व्हेन दे आर बिहेविंग और डूइंग वेल। जब भी बच्चा आपका कोई अच्छा काम करता है, भले ही वो बहुत छोटा सा काम हो, बट स्टिल आपको क्या करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इससे बच्चा क्या होता है, बच्चे को एक मतलब मोटिवेशन मिलता है, तो बच्चा दोबारा उस चीज़ को करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होता है। दूसरी चीज़ आती है कि इनकरेज दैम टू टेक अप न्यू इंटरेस्ट, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, मेकिंग टॉयज़ और मॉडल्स, कुकिंग, टॉकिंग, केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि उनको इनकरेज करना कि उनके अंदर नए नए इंटरेस्ट डेवलप हो, उनकी जो रुचि है उसको नई नई चीज़ों में क्रिएट कराना, चाहे वो सिंगिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, और ये सारी चीज़ें ना बचपन में ही होती हैं। अगर 5-6 साल का बच्चा है तभी से आप स्टार्टिंग अगर देते हो बच्चे को, इस तरीके से ट्रेनिंग देते हो कि उसकी जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट एरियाज़ में आ रहा है या फिर आप डेवलप कर पा रहे हो, तो बच्चा मल्टी टैलेंटेड बन सकता है।
तो ये सब चीज़ें आपको इनकरेज कराना चाहिए। चाहे बच्चे, अगर आप घर में पौधा लेके आते हो तो जब आप पौधे को लगाते हो तो उस समय बच्चे को पास में बिठाओ, उस पौधे के बारे में बताओ, कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताओ। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती हैं। फिर आता है कि टेक केयर एंड ईट हेल्दी। देखिए, टेक केयर एंड ईट हेल्दी, ये हमारा 5th प्रिंसिपल है। इसमें क्या है कि आपको क्या करनी है, बच्चे का ध्यान रखना है अच्छे से और उसको हेल्दी खाना देना है। अगर हेल्दी नहीं खाएगा तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा। देखो, हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ हैबिट्स ऑफ डूइंग सम एक्सरसाइज और योगा डेली। मतलब अपने बच्चे में आपको ये आदत डालनी चाहिए। इवन बहुत ही अच्छी हैबिट्स है कि डेली वो कुछ टाइम योगा करे या फिर एक्सरसाइज करे। इससे वो फिजिकली फिट होगा और जब वो फिजिकली फिट होगा तो वो मेंटली फिट होगा और जब वो मेंटली फिट होगा तो वो अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान बहुत अच्छे से लगा पाएगा। दूसरा आता है कि टॉक अबाउट कोविड-19 टू डिस्पेल ह्यूमर्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। मतलब ये टॉपिक कुल मिला के ना आपका कोविड-19 के रेफरेंस में भी है, इसलिए उस टाइम की जो बातें थी, जो र्यूमर्स थी, बच्चे को उससे दूर रखा जाए और उसके बारे में जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो बच्चे को दी जाए। क्योंकि न्यूज़ वगैरह हो गई, बाकी अदर फैक्टर्स हुए, तो वहाँ पे नेगेटिविटी इतनी होती है कि बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी भरती है। तो आपको क्या करना है, उसको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके साथ में स्टोरीज शेयर करनी है, दूस हु आर हेल्पिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड एंड केयरिंग फॉर द सिक। उन ऐसे लोगों की जिन्होंने क्या किया था, जिनको हमने कोरोना वॉरियर्स का टैग दिया था, जैसे आपके डॉक्टर्स हुए, पुलिस वाले हुए, या बाकी और भी लोग हुए जिन्होंने जो बीमार लोग थे उनकी हेल्प की थी, उनकी सेवा की थी। तो ऐसे लोगों की कहानी सुनाना, जिससे क्या होगा, बच्चे में भी जो सेवा करने की जो मतलब नेचर होता है वो डेवलप होगा। 4th आता है कि टॉक अबाउट एंड इन्फोर्स कोविड-19 प्रिवेंशन बिहेवियर, और इसको रोकने को लेकर क्या क्या किया जा सकता है उसके लेके बातें करना। तो कुल मिला के 5 प्रिंसिपल हैं। आगे हमने हिंदी में भी है, तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। बाकी इसका PDF तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाता है। अब देखो, दूसरा आता है कि सपोर्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ लर्निंग। अभी तक हमने पढ़ा कि वो प्रिंसिपल कौन से हैं जिस पे वर्क करना चाहिए, कि जिससे बच्चे की जो पढ़ाई है वो निरंतर बनी रहे। अच्छा खाना खाना, अच्छा एनवायरनमेंट और फैमिली का बच्चे पे प्रॉपर ध्यान देना, ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ बच्चा अच्छे से लर्निंग कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं सपोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं मेन। देखो, मैंने काफ़ी, अगर आपको ना ये ऑफिशियली PDF पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं वो भी अपने ग्रुप में डाल दूँगी। 44 पेजेस की PDF है अगर आपको पढ़नी हो तो। लेकिन उसमें से मैंने जो मुझे मेन लगा वही मैंने समराइज़ किया है, वरना दुनिया भर का ज्ञान हासिल करने का मतलब बनता नहीं है। देखो, पहले हम जानते हैं कि सपोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग की बात क्या है। देखो, अ पॉजिटिव एंड एन इंगेजिंग इन्वायरमेंट इनकरेज चिल्ड्रन एज दे फील सपोर्टेड फॉर लर्निंग एट होम। मतलब कि क्या करना, एक सकारात्मक और आकर्षक वातावरण बच्चों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वे घर पर सीखने के लिए समर्थित महसूस करते हैं। अगर आप बच्चे को घर पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रहे हो, ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हो जहाँ पे बच्चा अच्छे से लर्निंग कर सकता है, तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि घर पे सारी की सारी प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बच्चा अगर उसमें इंगेज है, क्योंकि लॉकडाउन टाइम में क्या था, पूरे टाइम बच्चे घर में पढ़ाई करनी है। अगर वहीं बच्चा देख रहा है कि घर में पापा मम्मी की लड़ाई होती है या फिर बच्चे की जो बातें हैं उसको घर में प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, तो बच्चा क्या होगा कि सही से पढ़ाई में इन्वॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जो बच्चे की पढ़ाई को बढ़ावा देगा, जिससे बच्चा घर पे एक सपोर्टेड मतलब वो सपोर्टिव वाला फील आएगा उसको। What is it that you as parents can do specially to support continuity of learning for children of different age group is suggested below। अब देखो, विभिन्न आयु समूह पिता के रूप में, मतलब माता पिता के रूप में आप विशेष रूप से क्या कर सकते हैं, विभिन्न समूह के बच्चों के लिए सीखने की निरंतरता का समर्थन करने के लिए कुछ सुझाव हमारे हैं जो हम अभी अगले पेज पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है एक पॉजिटिव रिच इन्वायरमेंट की है, और हम सभी जानते हैं CDP में बच्चे को अगर सिखाना है तो उसको पॉजिटिव और रिच इन्वायरमेंट ही देना चाहिए। देखो, कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं, वही हमने लिखे हैं। सपोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग, बिकम अवेयर ऑफ द लर्निंग गोल्स ऑफ योर चाइल्ड। मतलब कि अपने बच्चे के जो सीखने के लक्ष्य हैं उनसे आपको अवगत होना। अब आप कैसे अवगत हो सकते हैं कि आपका बच्चा 5th में है, अगर क्लास 5 का बच्चा है, तो अगर आपको पता ही नहीं है क्लास 5 में कौन सी बुक्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा करिकुलम है, तो आप क्या बच्चे के गोल्स के अकॉर्डिंग उसको टीच कर पाओगे जब बच्चा घर पे होगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर अवेयर होना चाहिए कि आपका बच्चा मतलब आपके बच्चे का जो स्टैंडर्ड है, जो ग्रेड है वो क्या है, और उसमें जो कोर्स है वो किस तरीके से आपको टैकल करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके टीचर से हेल्प ले सकते हो। टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे, टीचर ऐसा कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं, टीचर उसको भेज सकता है, या फिर बाकी जो हमारी प्रिंटेड मटेरियल होता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लर्निंग गोल्स का पता होना चाहिए, आपके बच्चे को पढ़ाना क्या है। दूसरा आता है यू आर ऑलरेडी देयर टीचर।
पेरेंट्स इज पेरेंट्स विद टीचर, मतलब बच्चा जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, यानी कि अगर मदर की बात करें तो बच्चे की वो प्रथम गुरु होती हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो आप पहले से क्या है, उनके शिक्षक हैं, और शिक्षक के साथ में आप उसके क्या है, माता पिता भी हैं। तो यहाँ पे आपकी दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब आप लॉकडाउन पीरियड था उस टाइम में तो जो पेरेंट्स थे उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। तो उस टाइम होता क्या था कि जो आपकी ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ होती थी, ऑनलाइन स्टडी थी, तो वीडियोस वगैरह आना या फिर ऑनलाइन लाइव क्लास लेना, उस समय बच्चा वीडियो गेम तो नहीं खेल रहा है बैठ के, या फिर बच्चा क्या कर रहा है ऑनलाइन क्लास में, कितना एक्टिव है, ये सारी चीज़ें जो मतलब देखने का काम किसका था, पेरेंट्स का था। तो वही चीज़ें हैं कि आप पेरेंट्स के साथ में उसके टीचर भी हो जब बच्चा घर पे है। तो कीप लर्निंग सिंपल, मतलब सिखाने का जो तरीका है उसको सिंपल रखना। आप सही बात है, अगर आप 5th क्लास के बच्चे को कहोगे कि आओ हम तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, क्या वो सीख पाएगा? अभी उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझ पाए। तो वही कि बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग आपको उसको पढ़ाई करानी चाहिए, जैसे प्ले काउंटिंग और नंबर गेम्स हुए या फिर वर्ड गेम्स हुए। और हमारी जो पहली कोशिश होती है वो यही होती है, अगर बच्चा छोटा है तो उसको खेल खेल में सिखाया जाए, बजाय रूल थोपने के या एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया जाए। जैसे हमारी एक आपने इंडक्टिव मेथड पढ़ा होगा जिसको हम आगमन विधि कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम बच्चों वो क्लास 1 to 5 तक में अप्लाई होती है। उसमें क्या होता है, बच्चे को हम एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाते हैं। फिर हमारा आता है टॉक टू योर चाइल्ड। देखो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है अपने बच्चे से बात करना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा दिक्कत में है या फिर क्या नहीं है। तो अपने बच्चे से बात करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान सकते हो उसके दिमाग में क्या चीज़ें आ रही हैं, उसको कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं। बिना बातचीत के किसी चीज़ का मतलब सॉल्यूशन निकल के आता नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1 मिनट देखिए, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। बच्चे किससे सीखते हैं, बच्चों से सीखते हैं। इनकरेज ओल्डर सिबलिंग टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक टू यंगर सिबलिंग। मतलब जैसे जब लॉकडाउन का पीरियड था तो उस टाइम पे क्या था, बच्चों उस टाइम पे जो उनके बच्चे थे छोटे, उनके जो बड़े भाई बहन हैं वो स्कूल जा चुके हैं। जब वो बड़े हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा है, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस क्लास में किस तरीके से टीचर ने पढ़ाया होगा या फिर जो भी एक्टिविटीज़ रही होंगी। तो बच्चों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं जब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं, उनको अनुभव ज़्यादा है आपसे। और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं अपने बड़े भाई बहन से। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके इसमें, अगर आपको मतलब सोचना हो। बाकी नेक्स्ट पे आते हैं वी अवेयर एंड विजिलेंट। मतलब कि आपको क्या करना है, जागरूक रहना है और सतर्क रहना है। अब देखो किस वे में रहना है, अवेयर ऑफ प्राइवेसी इशू, साइबर बुलिंग ईटीसी। देखिए जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो हमें पता है सब बच्चों के पास में फ़ोन होता है, फ़ोन लैपटॉप जो भी सोर्स वो यूज़ करते हो। तो उस समय आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ऑनलाइन जो हमारा डिजिटल इंडिया की और प्रमोशन था उस टाइम बहुत जोरों पे था। अच्छी भी चीज़ है फ़िलहाल कि बच्चा ऑनलाइन जब टीचिंग ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो कहीं वो ऑनलाइन क्लास की जगह ऑनलाइन गेम तो नहीं खेल रहा है, या फिर वो कुछ ऑनलाइन ऐसी साइट पे तो विजिट नहीं करता है जो हार्मफुल है, या फिर जो डेटा लॉस हो सकता है, या फिर जो भी मतलब हो XYZ रीज़न हो सकते हैं इसके हमारे। तो आपको उस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। और बच्चे को खेल खेल में या बातों बातों में या किसी भी तरीके से जिससे बच्चा कंफर्टेबली समझ पाए कि प्राइवेसी इशू क्या होते हैं या साइबर बुलिंग क्या होती है। इन सभी जो हमारी ऑनलाइन जब हम कोई भी चीज़ विजिट करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, उस दौरान जो समस्याएँ आती हैं उसकी हमें जानकारी देने का काम बच्चे को करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अवेयर हैं, आलतू फालतू जो साइट्स हैं उन पे ना जाएं। और इसको लेके एक गाइडलाइन भी है जिसमें कुछ 8 स्टेप बताए गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। उसको हम कहते हैं प्रज्ञाता गाइडलाइन। देखो प्रज्ञाता गाइडलाइन क्या है आपको ये नहीं जानना, लेकिन आपको ये ज़रूर जानना है कि 1 मिनट, ये फ़ोन हैंग हो गया क्या? हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर जानना है कि इसका प्रज्ञाता का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। देखो P से हमारा प्लान हो गया, R से हमारा रिव्यू हो गया, A से हमारा अरेंज हो गया, G से हमारा गाइड हो गया, Y से हमारा याक हो गया जिसको हम टॉक कहते हैं बात करना, A से हमारा असाइन हो गया, और T से हमारा ट्रैक हो गया, और लास्ट वाले A से हमारा अप्रिशिएट हो गया। तो आप ये प्रज्ञाता का जो मतलब गाइडलाइन है इसको पूरा ना पढ़ें, कोई मतलब नहीं बनता। ये कुल मिला के हमारे ऑनलाइन एजुकेशन पे बेस्ड है। इतना हम सब लोग बड़े हैं तो इतनी तो नॉलेज होती है सबको, लेकिन इस प्रज्ञाता का जो फुल फॉर्म है ना वो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देख लेना। फिर आता है हमारा फॉर वर्किंग पेरेंट्स, यानी कि जो कामकाजी माता पिता, यानी कि उनके लिए भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, वो हमारे आगे स्लाइड में होंगी। हाँ ये देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉर वर्किंग पेरेंट्स, तो जहाँ पे क्या है मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, ऐसे में बच्चे का जो मतलब बच्चा बहुत लोनली फील करता है क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई होता नहीं है ना उतने अच्छे से समझने के लिए। जहाँ मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक केयर टेकर होती है जो बच्चों को देखती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि केयर टेकर कितने अच्छे से देखती होगी। देखिए देयर मे बी
एक मिनट, 1 मिनट ओनली, कलर चेंज कर लूँ। हाँ देखिए, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग एंड नो अडल्ट आर देयर फॉर सुपरवाइजिंग चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन मे हैव टू बी लेफ्ट अलोन एट होम। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं, वहाँ पे कोई बड़ा नहीं होता उनको सुपरवाइज करने के लिए, तो वहाँ पे चिल्ड्रन क्या होते हैं, अकेले रहते हैं घर पे। ऐसी सिचुएशन में एज अ पेरेंट्स यू मे वांट टू कंसीडर द फॉलोइंग। आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। इज़ योर चाइल्ड फिजिकली एंड मेंटली एबल टू केयर फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि आपका बच्चा क्या फिजिकली और मेंटली रूप से इतना एबल है कि वो घर पे अकेले रह के खुद का ध्यान खुद रख सके। अब ये तो नहीं है ना कि मतलब एक बच्चा जिसको कोई डिसेबिलिटी का शिकार है, अगर वो 1%, तो ऐसे बच्चे को तो आप अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसको तो प्रॉपर कोई ना कोई चाहिए जो उसका ध्यान रखे। वही एक हेल्दी बच्चा है तो वो घर में रह सकता है, ये डिपेंड करता है बच्चे पे। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि इज़ ही या शी विलिंग टू स्टे अलोन इन योर अब्सेंस। अब ये भी पता है कि छोटे बच्चों में अक्सर होता है कि वो अकेले घर में नहीं रह सकते, उनके लिए क्या लगता है, डर लगता है, उनके दिमाग में दुनिया भर की बातें आती रहती हैं, भूत वगैरह या जो भी मतलब नॉन लॉजिकल चीज़ें होती हैं। तो आपके बच्चे की जो विल पावर है वो इतनी अच्छी है कि वो घर पर अकेले रह सके, पहले आपको इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए। डज़ ही या शी नो होम टू कॉन्टैक्ट, हाउ टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या आपके बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है कि जब भी कोई इमरजेंसी पड़े तो किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, किससे नहीं। जैसे कि जब पेरेंट्स बाहर जाते हैं, अगर बच्चा घर पे अकेला है तो उससे कह जाते हैं कि बेटा ये नंबर है, अगर कोई हमको नीड हो तो इस पर फ़ोन करना है, या फिर कहते हैं बेटा ये पड़ोस में तुम्हारी आंटी है, कोई हेल्प चाहिए तो इनको बता देना। तो अब ऐसा हर मतलब सोसाइटी में अवेलेबल नहीं हो पाता कि जहाँ पे आपके पास एक ना एक व्यक्ति मतलब इतना अच्छा हो, तो ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। फिर हमारा आता है कि डज योर चाइल्ड ओबे रूल्स एंड मेक गुड डिसीजंस। कुछ बच्चे होते हैं शरारती, जिन्होंने क्या किया, पापा मम्मी घर पे नहीं है, उल्टे सीधे फ़ोन मिला दिए, औरों को परेशान किए। तो कहीं आपका बच्चा इस टाइप में तो नहीं है, या फिर इस टाइप का जो रूल्स को फॉलो करते तो कोई बात नहीं है, फिर आप छोड़ सकते हो। हाउ डज योर चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अनफेमिलियर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर कोई 1% ऐसी मतलब सिचुएशन बन जाती है जो होनी नहीं चाहिए बट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट टाइप में या कुछ भी, तो आपका बच्चा क्या उस चीज़ को टैकल करने के लायक है या फिर नहीं है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा आता है डज योर चाइल्ड फील कंफर्टेबल और फियरफुल अबाउट बीइंग होम अलोन। अब क्या आपका बच्चा घर में अकेला रहने पे कंफर्टेबल फील करता है या फिर मतलब उसको डर लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में नोन होना चाहिए बिफोर गोइंग आउटिंग। तो ये तो हमारी कुछ पॉइंट्स थे जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको मतलब समर्थन करते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। और फिर हमारा कुछ आता है बच्चों की, इसमें स्कूल क्या कर सकता है जिससे बच्चे की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। इस टाइम में स्कूल की क्या भूमिका रह सकती है। देखिए, कोविड के टाइम पे स्कूल ने भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई थी, जितना मतलब पॉसिबल रहा होगा। बाकी तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन का बड़ा नुकसान हुआ है ड्यूरिंग कोविड। देखो, पेरेंट्स स्कूल पार्टनरशिप, एक होता है हमारा पेरेंट्स स्कूल पार्टनरशिप, दूसरा होता है स्कूल कैन इन्वॉल्व पेरेंट्स बाई। अगर पेरेंट्स स्कूल पार्टनरशिप होगी मतलब पेरेंट्स क्या स्कूल के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और मतलब स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी करिकुलम है उसके बारे में वेल नोन है, तो वो अपने बच्चे को भी, बच्चा जब घर पे अगर पढ़ भी रहा है तो उसको अच्छे से टीच कर पाएंगे, सिखा पाएंगे चीज़ों को। इसी को हम बोलते हैं पेरेंट्स स्कूल पार्टनरशिप। मतलब जो पेरेंट्स हैं पूरे बच्चे के स्कूल में इन्वॉल्व होना एक तरीके से, उनके एक्शंस वगैरह में। दूसरा होता है कि स्कूल कैन इन्वॉल्व पेरेंट्स बाई। स्कूल भी क्या कर सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जिससे बच्चे की जो लर्निंग की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, वो टूटे ना। देखिए, एक आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है बच्चे के रिगार्डिंग प्रॉपर उसकी क्लास की, उसके सिलेबस की, सब्जेक्ट की, उसके टेस्ट की, उसके पूरे मतलब करिकुलम की, वो आपको भेजना चाहिए। जैसे जब हमारे यहाँ जब कोविड आया था तो उस टाइम पे क्या था, स्कूल से डेली मैसेज वगैरह आते थे कि मतलब वो जो क्वेश्चंस आंसर्स हुए या फिर आपके ऑनलाइन टेस्ट हुए या फिर आपकी जो भी चीज़ें हुई, तो सारी एक्टिविटी क्या थी आपकी ऑनलाइन थी। चाहे वो आपके कंपटीशन हो या फिर आपका कुछ भी सेलिब्रेशन हो, तो सारी हमारी वर्चुअल एक्टिविटीज़ उस समय जोरों पर थी। तो उस समय क्या है, तो यही चीज़ें कि आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपका फ़र्ज़ बनता है अगर आप टीचर के रूप में कि आप क्या करो, बच्चा घर पर है तो आप उसके पेरेंट्स के फ़ोन पर एजुकेशनल वीडियोज़ भेज सकते हो कोर्स से संबंधित, जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ सके। दूसरा आता है प्रोवाइड रिसोर्सेज। देखिए, मतलब
बच्चे को देखो, हर पेरेंट्स तो इतना अवेयर नहीं होता कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करके हम अपने बच्चे की जो लर्निंग है उसको बेटर कर सकते हैं, लेकिन टीचर तो सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो जो भी अच्छे सोर्सेज हैं वो उसकी लिंक पेरेंट्स को भेजे, जिससे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छे से चीज़ों को सिखा सकें। जैसे हमारा एक इसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म आता है, या टीवी हो गई, रेडियो हुए, दुनिया भर की चीज़ें उस टाइम मतलब थी जिसके थ्रू बच्चा सीख सकता है। दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग को नॉलेज होगी कि इसमें क्या होता है, पेरेंट्स हो गए सब और टीचर्स हुए, बच्चों के अकॉर्डिंग पूरा सब्जेक्ट का करिकुलम दे रखा होता है कि किस तरीके से आपको टीचिंग करानी है। फिर आता है इंक्लूड पेरेंट्स इन स्कूल डिसीजंस। अब स्कूल के जो डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग बच्चों को लेकर, तो उसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जो ओपिनियन है उसको हमें प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनको ज़्यादा पता है कि उनका बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ नहीं वीक है, क्या सुधार होना चाहिए स्कूल में, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो ओपिनियन होती है बड़ा मैटर करती है। इसमें हमारा क्या क्या आ सकता है, देखिए इसमें हमारा पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन आ सकता है, मतलब एक ऐसा संघ बनाना जो जिसमें सभी बच्चों के माता पिता इन्वॉल्व हो। तो उसमें होगा क्या, वहाँ पे क्या होगा कि सभी बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे वो अपना अपना ओपिनियन देंगे, और फिर उनका एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि फिर वो चीज़ अप्लाई होगी, जिससे क्या होगा, बच्चे की जो लर्निंग का प्रोसेस है वो और अच्छे से हो पाएगा। एक हमारा होता है एडवाइजरी काउंसिल, मतलब एडवाइस देना, वो एक ही चीज़ हो गई हमारी। फिर आता है हमारा एसएमसी मीटिंग्स। अब आप लोग कहेंगे एसएमसी क्या होता है, कि एसएमसी होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। पढ़ा तो होगा आपने इसके बारे में। तो जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स मतलब जो भी अच्छी डू और डोंट वाली जो कंडीशन होती है उसको बता सकें स्कूल में, और उस अकॉर्डिंग फिर प्रिंसिपल या फिर टीचर्स रूल बनाए और बच्चे पे इम्प्लीमेंट हो। और आपकी उस टाइम पे एक और चीज़ स्टार्ट हुई थी जिसको हम कहते हैं बाल सभा, जो कि ऑनलाइन थी। इसमें पोएम हो गए, पोइट्री हुआ, स्टोरी टेलिंग हुआ, ये सारी चीज़ें होती थी जब मतलब लॉकडाउन था। फिर आता है पेरेंट्स का सर्वे करना, मतलब कि अब ये तो नहीं है ना कि सबके पेरेंट्स इक्वली एजुकेटेड होंगे। कुछ पेरेंट्स होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो उतने ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल, बेस्ट रिसोर्सेज, हर चीज़ बेस्ट ही करती हैं। अब जो पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं तो वो इतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, और फिर जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के स्कूल की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें भी नहीं जाते हैं। उनको मतलब सेम फीलिंग का है, या फिर उनको हेजिटेशन लगता है कि शायद हम उस अकॉर्डिंग नहीं है, उतने फिट नहीं है, जो भी हैं। तो यहाँ पे टीचर का जो रोल है वो ये है कि वो ऐसे पेरेंट्स जो कम पढ़े लिखे हैं उनको इतना कंफर्टेबल फील कराएं जब भी वो पेरेंट्स स्कूल में आए, कि वो दोबारा आने में कभी भी हेजिटेट ना हो। अब क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जब पीटीएम वगैरह होती है तो इंग्लिश में ही बात करनी है। तो ऐसे में क्या होता है, अब हर पेरेंट्स को तो इंग्लिश नहीं आती बोलना, क्योंकि सब तो एक समान नहीं होते। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं रहने दो, हमें क्या करना है पीटीएम में जाकर क्या बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर इंग्लिश में बोलना होगा, इंग्लिश हमको आती नहीं है। तो वो सोचते हैं उस चीज़ को हल्के में लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। फिर आता है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर पार्टनरशिप, मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पार्टनरशिप को लेके जहाँ पे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और टीचर इन्वॉल्व हो। वही बात आ गई जो हमने अभी ऊपर समझी थी। तो ये कुछ हमारे स्कूल के भी दायित्व होते हैं, जिससे कि होम स्कूल जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूटी रह सके। फिर आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, अब हमारी कुछ स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस को लेके हम पढ़ेंगे। देखिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिविटीज़, जो कि हमारी डिफरेंट स्टेज वाइज बताई गई हैं, क्योंकि हमको पता है जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पे जो सिस्टम है 10+2 की जगह अब क्या हो चुका है 5+3+3+4 वाला सिस्टम अप्लाई होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं रिगार्डिंग एज ओरिएंटेड हम आज जानेंगे कि क्या क्या मतलब एक पेरेंट्स को घर पे बच्चों की जो स्कूल कॉन्टिन्यूटी है उसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। देखिए पहला हमारा एक्टिविटी आती है बच्चों, वो है फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 साल के लिए होती है, प्री स्कूल या फिर उस समय बच्चा 1 और 2 क्लास 1 या 2 में होता है, जिसमें चिल्ड्रन आते हैं 3 से 8 साल तक, यानी कि 3 to 8 years ओल्ड। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फॉर द फाउंडेशनल स्टेज लर्निंग शुड बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब लचीली होनी चाहिए। ज़्यादा हम अब छोटे बच्चे को सिखा रहे हो तो वहाँ पे सख्त नियम तो अप्लाई नहीं हो सकते ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मल्टी फेसेस यानी कि बहुआयामी यानी कि उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। आप क्या करते हो, बच्चे को डिफरेंट एरियाज़ का उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको डिफरेंट वे में सिखाते हो। मल्टी लेवल होना चाहिए, प्ले बेस्ड होनी चाहिए, बच्चा जहाँ पे एक्टिव होगा और बच्चा जितना ज़्यादा जिस एक्टिविटी में इंगेज होगा उतना अच्छे से बच्चा सीखेगा। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, मतलब बच्चे को पूछने का राइट हो, ऐसा ना हो बच्चों ने पूछा क्वेश्चन और टीचर ने कहा हम जवाब नहीं देंगे।
तो क्या होगा, बच्चे के अंदर जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगी, फिर वो दोबारा सवाल ही नहीं पूछेगा। तो जब भी बच्चा क्वेश्चन करे तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि उसको उस क्वेश्चन का आंसर हमेशा हम्बल होकर देना चाहिए। फिर हमारा आता है दूसरा, देखो अगर आपको इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो ना, तो मैं जो इसकी ओरिजिनल पीडीएफ है वो मैं आपको लिंक अपनी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। 40 to 44 पेजेस की कंप्लीट पीडीएफ है, क्योंकि उसमें कुछ इतना ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी हैं और आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट पर लिखा है। फिर हमारा आता है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ बच्चा क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक होगा, और इस समय बच्चे की एज होगी 8 से 11 साल। देखो, द पेडागोजी ऑफ दिस स्टेज मेनली बिल्ड्स ऑन दैट ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज। अब जो प्रिपरेटरी स्टेज है, इसकी जो पेडागोजी है वो किस पे बेस्ड होती है, जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, हमको पता है ना कि सारी स्टेजेस के आपस में इंटरक्लोज होती है ना, तो एक स्टेज पे दूसरी स्टेज डिपेंड करती है, तो वही वाली बात है। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्ले बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, मतलब खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे के अंदर हमें डिस्कवरी यानी कि खोजने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देना है। इसके लिए आप क्या कुछ भी डिफरेंट मतलब तरीके उपयोग में ला सकते हो। जैसे आपने क्या किया, बच्चे को दिया एक प्लांट और उससे कहा जाओ इसको घर में जाके लगाना, और 2-3 दिन 4-5 दिन 10 दिन के बाद इसको ऑब्जर्व करना और बताना इसमें आपने क्या क्या देखा। तो इससे क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को डिस्कवरी वाला जो उसमें मतलब डोमेन है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा के एक्टिविटी में जितना इन्वॉल्व होगा उतने अच्छे से बच्चा सीखेगा। ये तो हमें हर चीज़ में बताया, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, जितना ज़्यादा वो एक्टिविटी करता है उतना ज़्यादा वो लर्निंग करता है। फिर हमारा फोर्थ आता है कि एक्सपेक्ट ऑफ मोर फॉर्मल बट इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। अब आपको जो क्लासरूम लर्निंग है उसका जो इन्वायरमेंट है ऐसा नहीं रखना है जहाँ पे बिल्कुल कीप क्वाइट वाला पोजिशन हो, बिल्कुल शांति वाला हो, वो इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर्मल तो एजुकेशन होगी, लेकिन क्लासरूम में जो टीचर है और बच्चे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फिर हमारी आती है बच्चों एडोलसेंस स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 से लेके 8 तक का आता है टाइम, और इसमें जो बच्चे की एज होती है वो 11 से 14 ईयर्स की होती है। देखो इसमें क्या होता है, बिल्ड ऑन द पेडागोजिकल एंड क्यूरिकल स्टाइल ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेज। ये किस पे बना है, ये बना है प्रिपरेटरी स्टेज पे डिपेंड करता है। फिर हमारा सब्जेक्ट टीचर्स आर इंट्रोड्यूस फॉर लर्निंग एंड डिस्कशन ऑफ द मोर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन ईच सब्जेक्ट अक्रॉस द साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़। मतलब विषय के जो शिक्षक हैं उनको विज्ञान हो गई, गणित हुआ, कला हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, मानविकी हुआ, में प्रत्येक विषय में अधिक सार अवधारणाओं को सीखने और चर्चा करने के लिए पेश किया जाता है। मतलब क्या होता है, बच्चे जब बड़ा होता है तो आपने देखा होगा जो आपकी सोशल साइंस है उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें अलग अलग बुक्स होती हैं। तो बच्चा अब इतना डेवलप हो चुका है उसका माइंड कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। और बाकी हम क्या करते हैं, इन सबको इंटरमीडिएट भी करते हैं कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ में कनेक्शन होता है। और वो जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं इसी एज से, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस स्टेज, जो कि यहाँ पे हमारी 11 से 14 ईयर्स के बीच में है। फिर हमारा आता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद इन ईच सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन। मतलब प्रत्येक विषय के भीतर जो अनुभवात्मक शिक्षा है उसके अधिगम का हिस्सा बनने पर हम जोर देते हैं। मतलब टीचर क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कराता है, क्योंकि अगर टीचर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कराएगा तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो रियल होते हैं और बच्चे रियल एग्जाम्पल की तरह खुद को अच्छे से उससे जोड़ पाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ interrelations among different subject will be encouraged and emphasized despite the introduction of more specialized subject and subject teacher। मतलब कि आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है किसके बीच में, डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके बीच में जो उनका कनेक्शन है, और एम्फेसाइज करना है, जोर देना है किस पे, मतलब किसी भी मेन जो सब्जेक्ट होगा उस पर, या फिर जो सब्जेक्ट टीचर है तो सब्जेक्ट टीचर का काम क्या होगा, देखिए अधिक विशिष्ट विषयों और विषय शिक्षकों की शुरुआत के बावजूद विभिन्न विषयों के बीच अंतर संबंधों की खोज को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट भी करना सिखाना शुरू करते हैं, और बच्चा क्या करता है किसी न किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा स्पेशलाइज होने लगता है, और यहीं से उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि उसको मैथ्स अच्छी लगती है, उसको हिंदी अच्छी लगती है, उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट आता है। एडोलसेंस टू अडल्टहुड, जो कि हमारी क्लास 9 से लेकर 12 तक आती है, जिसको हम सेकेंडरी लेवल कहते हैं। यहाँ पे बच्चे की जो एज होती है वो 14 से 18 साल होती है। देखो इसमें क्या होता है, बच्चा बड़ा हो चुका है। देखो ये हमारा 14 to 18 जो कि हमारा क्रिटिकल पीरियड भी होता है एडोलसेंस का, हमें अच्छे से पता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होती है। हम क्या करते हैं, बच्चे के जो उसकी जो स्टडी है उसका जो बहुत सारे जो इसमें डायमेंशंस हैं उसको क्या करते हैं, लिमिटेड रखते हैं। लिमिटेड रखने का मतलब ये नहीं है कि उसके जो इमोशंस वगैरह है
देखिए, फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि बिल्डिंग ऑन द सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलम स्टाइल ऑफ द मिडिल स्टेज। मतलब इस स्टेज में हम क्या करते हैं, बच्चे को वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ता है उसकी जो बिहेवियर नॉलेज है उससे भी उसको जोड़ना शुरू करते हैं, जिससे कि वो अपनी जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें उस ज्ञान का उपयोग कर सके। फिर हमारा तीसरा आता है कि ग्रेटर डेप्थ, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा देखो 14 से 18 एज के बीच में है, तो उसके दिमाग भी क्या अच्छे से विकसित हो चुका है, उसकी जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो यहाँ तक अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। तो इसलिए वो किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति ज़्यादा गहराई से या फिर उसको अच्छे से क्रिटिसाइज भी कर सकता है, यानी कि वो दोनों तरीके से सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है या फिर गलत है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेचर है वो भी उसके अंदर डेवलप हो चुका होता है। तो पेरेंट्स को क्या करना है, उनकी इन सब चीज़ों को इंश्योर करने का काम करना है। देखो होम स्कूल जो कंटिन्यूटी है उसमें हमारा कुल मिला के यही मतलब है कि जो बच्चे की जो पढ़ाई है ना वो घर में रहने के बावजूद भी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में पूरे 1-2 साल जब बच्चे घर पे ही रहे हैं तो वो 24-24 घंटे घर पे रहे, तो बच्चे इसमें डिफरेंट इमोशंस के भी शिकार होते हैं। तो उन सब से बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स पे थी उस समय, और पेरेंट्स ही बच्चों के पेरेंट्स भी थे और टीचर भी थे। तो ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था। अभी शायद एक चीज़ और बची है, हाँ, आर्ट थेरेपी यूज़ क्रिएटिव आर्ट थेरेपी टू रिड्यूस स्ट्रेसफुल लॉस ट्रॉमा एंड अमंग चिल्ड्रन। मतलब कि जब आर्ट थेरेपी है जिसमें क्या करना है, जिसका यूज़ करके आप बच्चे को किसी भी ट्रॉमा से या फिर किसी भी लॉस से बाहर निकाल सकते हो या फिर किसी भी डिप्रेशन से। जब बच्चे कोविड-19 के टाइम में बहुत सारी जो निगेटिविटी थी फैली हुई थी कि उसने अपने डियर वन को खोया या फिर जो भी चीज़ें XYZ, तो उन सब का एक बच्चे के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप कैसे उस चीज़ को दूर कर सकते हो एज अ पेरेंट्स, तो जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव ना हो। तो उसको लेके आपको क्या क्या करना चाहिए था उस टाइम पे जो किया गया था, पेरेंट्स नीड टू फैसिलिटेट एंड इनकरेज आर्ट एक्टिविटी फॉर द चाइल्ड या चिल्ड्रन डेली विच विल मेक देम कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाई एंड अकम्प्लिश। जैसे पेरेंट्स का क्या काम बनना है कि बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, चाहे ड्राइंग वगैरह कुछ भी हो, जिससे कि बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, सेटिस्फाई रहे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जब वो छोटी छोटी चीज़ भी करते हैं ना उनको बड़ी हैप्पीनेस फील होती है। दूसरा हमारा आता है पेरेंट्स नीड टू सपोर्ट, मतलब अपने जो भी फैमिली है, फैमिली में सब लोग मिल रहे हैं, आपस में बातचीत होती है, या फिर फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो कम से कम 3-4 बार मतलब हफ्ते में अपने बच्चों के साथ में काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेज करें। उसके लिए वो अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में मीटिंग भी रख सकते हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करें और जिससे कि वो हल्का फील करें। तीसरा आता है कि पेरेंट्स को कभी भी बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि मतलब उसने बच्चों से कोई मिस्टेक हुई तो पेरेंट्स ने क्या किया, उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो इससे क्या होगा, बच्चा और ज़्यादा अंदर से मतलब अनकॉन्फिडेंट टाइप में हो सकता है। जबकि यहाँ पे पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को मोटिवेट करें। अगर बच्चे ने छोटी सी भी अचीवमेंट हासिल की है तो बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। तो ये कुछ था। बाकी और फिर हमारे कुछ ही सिंपल वेज हैं फॉर पेरेंट्स टू इंगेज विद द लर्निंग ऑफ देयर चिल्ड्रन एट होम। मतलब घर में अपने बच्चे की पढ़ाई में पेरेंट्स कैसे बच्चों को इंगेज रख सकते हैं। देखो डिफरेंट वेज हैं। इंगेज इन प्ले बेस्ड एक्टिविटी विद योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चे के साथ में कोई प्ले बेस्ड एक्टिविटी भी खेल में इन्वॉल्व हो सकते हो, चाहे लिंकिंग द क्लासरूम टू रियल लाइफ, जो उसकी क्लासरूम की जो चीज़ें हैं उसको रियल लाइफ में जोड़ना, या फिर पजल्स हो गया, वर्ड एसोसिएशन हो गया, फिर बाकी माइंडफुल एक्टिविटीज़ हों जिससे कि उसका माइंड का डेवलपमेंट भी शार्प होगा। फिर रीड टू योर चाइल्ड एंड मेक योर चाइल्ड रीड अलाउड अलॉन्ग विद यू। मतलब अपने बच्चे के साथ में जोर से पढ़ना, और बच्चे से भी कहना कि तुम भी ये चीज़ रिपीट करो। इससे जो उसकी रीडिंग स्किल होंगी वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। तीसरा आता है टॉक टू योर चाइल्ड, आस्क देम ओपन एंडेड क्वेश्चंस, टेल देम स्टोरीज एंड इंगेज इन हेल्दी डिस्कशन। मतलब अपने बच्चे से बातचीत करना, उसके साथ में जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसको पूछना उससे, और फिर उसको स्टोरी बताना और उसके साथ में अच्छी बातों पे डिस्कशन करना, जिससे कि वो मतलब खुद को एक्सप्रेस अच्छे से आपके सामने कर पाएगा, फिर आप भी जान पाओ कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हमारा आता है कि डेवलप लाइफ स्किल बाई इंगेजिंग चिल्ड्रन इन चोर्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, वॉशिंग, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स एट होम। मतलब बच्चे को जो लाइफ स्किल्स होती हैं
जो डेली यूज़ की उसमें उसको इंगेज करना, जैसे कुकिंग हुआ, क्लीनिंग हुआ, गार्डनिंग हुआ, वॉशिंग हुआ, टेकिंग केयर हुआ एनिमल्स का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता ही सीखता है। अलाउ चिल्ड्रन टू लर्न बाई एक्सप्लोरिंग, सपोर्ट देयर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, किड्स कैन आल्सो लर्न फ्रॉम देयर पीयर्स। बच्चों को अलाउ करना कि वो एक्सप्लोर करें अपने इंटरेस्ट को, सपोर्ट करना उनकी हॉबीज़ को, उनके इंटरेस्ट को, और किड्स भी क्या है अपने पीयर्स के साथ में सीख सकते हैं। फिर सेट लर्निंग गोल्स सेट करना, मैनेज करना टाइम, और उनकी जो प्रोसेस है उसको भी ट्रैक करना, क्योंकि घर में बच्चा जब पढ़ रहा है तो आपका देखने का फ़र्ज़ बनता है ना कि जब वो ऑनलाइन जो लाइव क्लास लेता है, वो लाइव क्लास लेता है या फिर वो बैठ के वहाँ वीडियो गेम खेलता है। तो ये सारी चीज़ें का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पेरेंट्स की थी। मोटिवेट देम एंड कल्टिवेट एन इंटरेस्ट इन लर्निंग। देखो ये कुछ था हमारा। वैसे तो इसमें इस टॉपिक में कोई नई चीज़ इतनी निकल के आई नहीं है, एक दो के अलावा जनरल बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी CDP में पढ़ते हैं। बाकी ये टॉपिक हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हमारा कल से जो स्टार्ट होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी ही 15 फ़रवरी तक ऑलमोस्ट आपका सिलेबस निपटा दूँ, इवन इससे पहले ही। और बाकी आपको क्लास कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो हमारी क्लास की तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। बाकी अगर आपको जो मिनिस्ट्री वाली PDF थी जो मंत्रालय ने जारी की थी वो 40 से 44 पेज की, अगर आपको डीप में पढ़ना हो, बहुत अच्छे से पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी करना हो, तो वो भी हम आपको PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।